हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। जैसा कि आपको पता है कि आपका एसओ ग्रेड एग्जाम बस आने वाले सैटरडे संडे को है। 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो हमें एग्जाम में क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सके। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है और जो है कि इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जो बातें बताई जा रही हैं उनको एग्जाम में आप चीजों को फॉलो भी करिएगा, क्योंकि इसके काफी बेनिफिट आपको होंगे। ठीक है, ये चीज देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम सैटरडे संडे को होता है लेकिन उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले से ही होती है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक दिन पहले हमें एक्चुअल में एग्जाम वाले दिन के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। 1 डे बिफोर एग्जाम कि हमें एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे आपका एग्जाम सैटरडे संडे को है तो फ्राइडे इवनिंग से ही आपको सैटरडे संडे के बारे में कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात जो जरूरी है कि अपनी स्टडी को रोक देना चाहिए शाम तक, क्योंकि जितनी पढ़ाई अब तक आप कर चुके हैं कर लीजिए। बाय इवनिंग स्टडी को रोक देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। कई लोग क्या है कि आखिरी वाले दिन भी देर रात तक पढ़ते रहते हैं, ये सही नहीं होता है। साइकोलॉजिकली इसको सही नहीं माना गया है। और एग्जाम से एक दिन पहले शाम तक 6, 7, 8 बजे तक जब तक आपको पढ़ना हो पढ़ के पढ़ाई को रोक देना चाहिए। ठीक। और जो भी आपका टाइम है उसको अपनी फैमिली के साथ आराम से बिताइए, विथ फैमिली। ऐसा क्यों कहा गया है कि पढ़ाई टाइमली शाम तक रोक देना चाहिए और बचा खुचा जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ आराम से बिताना चाहिए? ये केवल इसलिए कहा गया है ताकि आपको प्रॉपर नींद ले। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। एग्जाम से एक दिन पहले रात को अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। ठीक। क्यों जरूरी है? क्योंकि नींद का सीधा सा संबंध आपकी मेमोरी से होता है। साइकोलॉजिकली ये माना गया है कि जिनको अच्छी नींद आती है नेक्स्ट डे वो फ्रेश होकर के उठते हैं, उनका मेमोरी बहुत अच्छा काम करता है और वो जो है कि चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। और जब आप अच्छे से नींद लिए रहोगे तो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छे से बनेगा, जो कि इन दो चीजों की जरूरत आपको एग्जाम में पड़ने वाली है। ठीक। मेमोरी, ताकि आपको चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाओ, और कंसंट्रेशन, जो सवाल आप पढ़ रहे हो उसका उस पर आपका माइंड फुल्ली कंसंट्रेट हो रहा है ताकि आप सही से चीजों को सोच पा रहे हो। इन दोनों के लिए, मेमोरी के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। ठीक। तो अगर टाइमली आप अगर अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करोगे और थोड़ा टाइम लेजर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं करोगे तो जो कुछ पढ़े रहोगे जब आप सोने जाओगे तो वो आपके दिमाग में चीजें घूमती रहती हैं, डेटा सारे घूमते रहते हैं, माइंड रिकॉल करने की कोशिश करता है नींद में ही, और ऐसे में प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। कम सोते हो आप, अगले दिन सुबह उठोगे फ्रेश नहीं महसूस करोगे, कुछ ही लोग को हेडेक होता है, तमाम चीजें होती हैं। ये सारा होगा तो वो एग्जाम में आपकी मेमोरी को और आपके कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक। तो इसीलिए नींद जरूर अच्छे से लीजिएगा। साथ ही साथ एक दिन पहले ही सारा लॉजिस्टिक्स की प्रिपरेशन जरूर कर लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या अगले दिन लेके जाना है। उसकी सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, एक जगह रख लीजिए ताकि अगले दिन मॉर्निंग में कोई आपको इसको लेकर के प्रॉब्लम ना हो। पहला, प्रिंट, एडमिट कार्ड की प्रिंट, ये जरूरी है। दूसरा, ओरिजिनल आईडी कार्ड। आपका आई कार्ड चेक करके ही आपको एंट्री दी जाती है। ओरिजिनल आई कार्ड कोशिश करिएगा कि 2 रखिएगा। एक तो वो रखिए, आप अपना ऑफिस का आई कार्ड रखिए, ऑफिशियल आईडी जो आपका है वो रखिए। साथ ही साथ क्या करिए, एक वो आईडी जो अपने फॉर्म भरते समय फिलअप किया है। ठीक। तो कम से कम 2 आईडी कार्ड जरूर रखें ताकि अगर किसी एक आईडी कार्ड में कोई डिस्प्यूट हो तो दूसरे के सहारे हम जो है कि एग्जाम सेंटर में एंट्री करिए।
साथ ही साथ कुछ लोगों के एडमिट कार्ड में फोटो प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ है या फोटो नहीं प्रिंट हुआ है। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे केस में उन्हें 2 ओरिजिनल फोटो लेकर के जाना होगा। 2 ओरिजिनल फोटो लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक? तो ये भी ज़रूर वो रख लें। पेपर 1 और 2 के लिए 1 और 2 के लिए आपको केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैक होना चाहिए और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जेल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि ब्लैक होना चाहिए और बॉल पॉइंट पेन, मतलब जेल नहीं होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। और ये भी कम से कम 2 ज़रूर लेके जाना चाहिए, ताकि अगर एक पेन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको किसी से माँगनी ना पड़े और दूसरा पेन आपका सपोर्ट कर दे और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है? तो ये ज़रूर रख लीजिएगा, 2 से कम मत रखिएगा, 2 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। लेकिन पेपर 3 जो होता है, वो कन्वेंशनल होता है। ठीक है? तो इसमें आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो या ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक? इसमें आप बॉल पॉइंट पेन भी यूज़ कर सकते हो या जेल भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। 1 और 2 में केवल आपको बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, लेकिन पेपर 3 में आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी, या बॉल पॉइंट पेन या जेल, जिसमें आपका ग्रिप अच्छा पड़ता है, आप उसको जो है कि यूज़ कर सकते हो। ठीक? ये हो गया। एक अच्छा-सा वॉच आपको ज़रूर रखना चाहिए। घड़ी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस रूम में आप बैठे रहोगे वहां कोई घड़ी हो ना हो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, और बार बार आपको दूसरे से टाइम पूछना पड़ेगा, तो सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा और आपका भी थोड़ा ही सही लेकिन टाइम डिस्टर्ब होगा। घड़ी रहे, लेकिन ध्यान रहे स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच होना चाहिए। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, तो एक नॉर्मल वॉच भी आपके पास होना चाहिए। ठीक? पेपर 3 के लिए आपको ब्लैक ब्लू पेन के साथ-साथ पेंसिल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है? जिससे कि आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ठीक? ये चीज़। साथ ही साथ कुछ लोगों को पानी के बॉटल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपना वाटर बॉटल भी ले जा सकते हैं, यूपीएससी अलाउ करता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बॉटल में वाटर जो है कि अलाउ करता है, हालांकि अंदर सेंटर में भी अरेंजमेंट होता है, तो वहां से भी आप पानी ले सकते हैं। ठीक? इसके साथ साथ कुछ लोग अपना कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, वो च्युइंगम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। च्युइंगम या चॉकलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैंने देखा है एग्जाम हॉल में कुछ लोग मुंह में च्युइंगम चबाते रहते हैं या चॉकलेट भी कुछ खाते रहते हैं, जिससे कि उनको जो है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन बन पाता है। तो अगर ऐसी कोई आदत है और आपको लगता है कि ज्यादा कंसंट्रेशन आपका बनेगा इससे, तो आप इनका भी तैयारी पहले से ही कर लें। तो इतनी सारी चीजें आप क्या करो कि एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब फ्राइडे की शाम तक सारा कुछ ये चीजें अरेंज कर लो, ताकि अगले दिन मॉर्निंग में आपको कोई भी जो है कि इन चीजों को लेकर के कोई भी समस्या ना हो, और मॉर्निंग का समय हो, पता लगे आपने प्रिंट आउट ही नहीं लिया है एडमिट कार्ड का, तो सुबह इतना जल्दी आपको प्रिंट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो ये सारा लॉजिस्टिक्स वगैरह तैयार करके शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक पढ़ाई बंद करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, टेंशन मत पालिए, रिलैक्स रहिए। जितना पढ़ा है अब आपको एग्जाम में वही चीज जो है कि आपको ले जा करके उतार देना है, और उसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें तैयार कर लेना है। अब हम आते हैं डे ऑफ एग्जाम पे, कि एग्जाम वाले दिन क्या करना है। ठीक है? डे ऑफ एग्जाम में आपको प्रॉपरली टाइम से उठना है। ध्यान रखिएगा, बहुत देर से ना उठें, क्योंकि एग्जाम देने जाना है। सेंटर अपना चेक कर लीजिएगा कहाँ पर है, अकॉर्डिंगली वहां टाइम से पहुंचना भी होता है। तो समय से उठिए, सारी दिनचर्या वगैरह कंप्लीट करिए, पूजा वगैरह करते हैं वो भी कंप्लीट करिए, कुछ लोग योगा वगैरह करते हैं, थोड़ा सा सही योगा वगैरह भी कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप दिन भर एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। तो थोड़ा टाइमली उठेंगे तो ये सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। उसके बाद तैयार हो करके ये सारा जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह आपने तैयार किए हुए हैं, जो आपको लेके जाना है, ये लेकर के जो है आप सेंटर पे अपने पहुंच जाइए।
ठीक है, ध्यान रखिएगा जो जिस सेंटर आपको एलोकेटेड है आपके एडमिट कार्ड पे उसी सेंटर पे आपको पहुंचना है। किसी दूसरे सेंटर पे आप पहुंचेंगे तो आपको एग्जाम देना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसी सेंटर पे आप अच्छे से सेंटर को अपने देख लीजिएगा और वहां पे पहुंच जाइएगा। सेंटर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले दो काम करना चाहिए हर किसी को। पहला, आपके एडमिट कार्ड पे जो स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखा हुआ है वो स्कूल कॉलेज के नाम से पूरी तरह मैच करा लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत सेंटर पे पहुंच गए। और दूसरा, आपको अपना रोल नंबर जो सिटिंग अरेंजमेंट जो बाहर चिपकाया गया होता है डिस्प्ले उसमें जरूर जाकर के मिला लेना चाहिए। इससे वेरीफाई हो जाता है कि आपका रोल नंबर उसी सेंटर पे। ठीक है, ये दो चीजें कर लेंगे तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाते हैं कि हम अपने सही सेंटर पे आए हुए। ठीक है, ये चीज सेंटर पे एटलीस्ट 1 घंटा पहले जरूर पहुंचे। 1 घंटा पहले जरूर पहुंचे। क्यों पहुंचना है? क्योंकि जो एंट्री है वो 30 मिनट्स बिफोर क्लोज हो जाएगी, वो क्लोज कर देगी। यूपीएससी की गाइडलाइन है कि जो एग्जाम का टाइमिंग है उससे 30 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कम से कम 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे ताकि आपको एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 घंटा से पहले भी पहुंच जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे आपका जो पेपर है, पेपर 1 की जो टाइमिंग है वो 10 से 12 है। पेपर 2 की जो टाइमिंग है वो सेम डे आफ्टरनून में 2:30 से 4:30 है। और पेपर 3 की जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 10 से 1 है नेक्स्ट डे। ये आपकी टाइमिंग है। तो 10 से 12 जो आपकी टाइमिंग है तो आप कम से कम 9 बजे तक जो है कि सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। ठीक है, 2:30 का पेपर है आपका तो कम से कम 1:30 तक आप जरूर सेंटर पे अवेलेबल हो जाए। अगर इधर उधर गए हैं तो 1:30 तक आ जाइए। ठीक ठीक इसी तरह नेक्स्ट डे भी पेपर 3 के लिए भी वैसे ही आपको चीजों को करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 9:30 होगा गेट बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। जैसे ही 2 बजेगा आपको एंट्री देना बंद कर दिया जाएगा। तो आप इतनी मेहनत किए हो तो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से बहुत लोगों का पेपर छूटते हुए देखा गया है। ठीक है, तो ये लापरवाही ना हो। अब चूंकि सेंटर पे आप काफी पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हो 1 घंटा पहले, तो जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मुलाकात करिए। जो भी आपके बैचमेट वगैरह हैं उनसे मिलिए, बातें करिए, तैयारी कैसे किया, ये सब तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करिए। मतलब जनरल डिस्कशन करिए इनसे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करने लगते हैं। अरे इसका आंसर क्या होगा, अरे इसका क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इन चीजों को एकदम अवॉइड करना है। इस पूरी तैयारी की जर्नी के बारे में बात करिए। यार बहुत मुश्किल था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये वो तमाम चीजों की बात करिए। छुट्टी नहीं मिल पाई ये वो, लेकिन हाँ, अरे यार इसका आंसर क्या होगा, अरे यार उसका आंसर क्या होगा, ये सारी बातें मत करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। मन घबराने लगता है कि कहीं यही सवाल पूछ लिया एग्जाम में तो मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछ लेगा। और अगर पेपर मिलने से पहले ही अगर आप स्ट्रेस में आ गए तो पेपर जब मिलेगा तो डेफिनेटली आप जो है कि और ज्यादा स्ट्रेस में आओगे। आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप पेपर शुरू करने जाओ तो उस समय आप सबसे ज्यादा कूल रहो। क्योंकि जैसे जैसे पेपर आप करते जाओगे डेफिनेटली हर एक व्यक्ति का ये नेचुरल फिनोमेना है कि सबका स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर आप पहले से ही स्ट्रेस में हो गए और बाद में आपका स्ट्रेस और बढ़ा तो जैसे ही आपका स्ट्रेस इंक्रीज करेगा ना तैसे ही आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। कंसंट्रेशन पे ये अटैक करता है, माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, जो पढ़े हैं वो चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सारा करिए, कोशिश करिएगा सेंटर पे पहुंच के कुछ पढ़ने वगैरह की भी जरूरत नहीं है। जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग किताबें लेकर के पहुंच जाते हैं, ये सब चीजें नहीं अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीजें करने का कोई फायदा नहीं होता है। जितना पढ़ना था पढ़ लिया गया है और लास्ट मोमेंट पे इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद प्रॉपरली एंट्री कर लेना चाहिए। जब एंट्री स्टार्ट हो 1 घंटा पहले यूपीएससी एंट्री स्टार्ट कर देता है।
जब एंट्री आपकी स्टार्ट हो, आप एंट्री करिए, आपका जो रूम है वहां जाकर के आराम से अपनी एलोकेटेड सीट पे आप बैठ जाइए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मौसम काफी ठंडा चल रहा है, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि हाथ बहुत ठंडा ना होने पाए आपका, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पेन वगैरह है ये सब ग्रिप अच्छे से बन नहीं पाती। 1 और 2 में तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पेपर 3 में आपको इसके लिए काफ़ी इश्यू हो सकता है। हाथ ठंडा रहेगा, ग्रिप अच्छे से बनेगी नहीं और पेपर 3 आपको बहुत ही स्पीड में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि हाथ नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, इसके लिए ज़रूरी हो तो आप अपने हाथ को पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। आप दास्ताने का इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़े अपने हैंड को रब भी कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ठंडा ना हो, नहीं तो हाँ जो है कि आपका जो है कि पेन पकड़ने में, पेन को अच्छे से लिखने में प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और, जिस रूम में आप बैठिएगा देख लीजिएगा खिड़कियाँ वगैरह अगर खुली हो तो आप जो इन्विजिलेटर वगैरह होंगे उनसे कह के सब कुछ बंद करवा लीजिएगा, ताकि जो रूम का टेम्परेचर हो वो नॉर्मल बना रहे, बहुत ठंडा ना होने पाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर हैं, जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनसे कह करके आप जो अगर आपके जो डोर ओपन है उससे बहुत तेज़ हवा आ रही है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके डोर बंद करवा दीजिए कि सर बंद कर दीजिए, बहुत ठंडा है। वो बंद कर देंगे ताकि आपका जो है कि बहुत ज़्यादा ठंड से परेशान ना हो और आपका पूरा माइंड जो है आपके एग्ज़ाम पे फ़ोकस हो, ठीक है? ये चीज़। एंट्री कर लेंगे, आपको करीब 10 मिनट पहले आपकी ओएमआर शीट मिल जाएगी। ओएमआर शीट वगैरह मिलने के बाद ओएमआर शीट को आप फिल कर लीजिए। पूरी ओएमआर शीट में ब्लैक पॉइंट पेन ही यूज करना है, कोई और पेन यूज नहीं होता है, ठीक? ये चीज, ये सब करके आप बैठे रहेंगे तो आपका जो पेपर है वो 3 से 4 मिनट पहले आपको मिलेगा। 3-4 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा, उसको ले लीजिए। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन होता है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर ओपन करने की परमिशन नहीं होती है। आराम से पढ़िए, कूल माइंड पे बने रहिए, ठीक है? ये चीज, उसके बाद जब अनाउंस हो कि अब आप पेपर ओपन कर सकते हैं, पेपर को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप क्वेश्चन को 1 बाय 1 करिए। 1 बाय 1 मतलब पहला क्वेश्चन पढ़िए, आ रहा है उसको हल करिए, उसका आंसर ओएमआर शीट में जो है कि गोला करिए, सेकंड पे पहुंचिए, ऐसे ऐसे मान लीजिए 1 से 10 तक का, अगर हम 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन का अगर हम एग्जांपल ले, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपको आ रहा है, उसका आंसर आपको पता है, वो हो गया। ओएमआर शीट में आप क्या करिए, 1 नंबर का कॉलम जो है कि इन सर्किल कर दीजिए, मतलब उसको गोला कर दीजिए, ठीक? दूसरे नंबर पे गए, दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको क्लियरिटी नहीं हो रही कि ये इसका आंसर क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए और इसको इस तरीके से गोला कर दीजिए। क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उस जो है कि 2 नंबर को इस तरीके से गोला कर दीजिए। 3 नंबर पे गए, 3 आपको आ रहा है, आपने कर दिया। 4 पे गए, 4 भी आ रहा है, कर दिया। 5 गए, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में इसको देखेंगे। इसको जो है कि इसको फिर ऐसे गोला कर दीजिए। इससे जब ये गोला करने का फायदा ये होता है कि जब आप सेकंड राउंड में जब पूरा 1 से लेके 120 तक का पेपर कर लोगे, वापस जब आओगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन-कौन से क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। ठीक है? फिर आपको क्या है कि ढूँढना नहीं पड़ेगा क्या-क्या छूटा है, 2-5 पे ही आप आओगे और उसको करके आ जाओगे। कुछ लोग एक गलतियाँ और करते हैं, वो पहले वो एकेडमिक से जो है कि पेपर की तरह जो आदत बनी होती है, 1 से लेके 120 तक का क्वेश्चन ही पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा और जो है कि इसको कभी नहीं। एक पहला क्वेश्चन पढ़िए, आ रहा है करिए, दूसरे पे जाइए, तीसरे पे जाइए, ऐसे-ऐसे करते-करते 1 से लेके 120 पे जाइए, ठीक? एक चीज और लोगों के दिमाग में आता है कि ओएमआर शीट हमें साथ ही साथ भरना चाहिए या लास्ट में भरना चाहिए। तो देखिए, मेरा सजेशन यही रहेगा कि ओएमआर शीट साथ ही साथ भरिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, टाइम भी बहुत कम रहता है, तो इसको भरने में गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो बस पहला क्वेश्चन आपने किया, ओएमआर शीट में जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने जो भी ऑप्शन है उसको इस तरीके से आप पूरा गोला कर दीजिए। ठीक, लेकिन अगर आप, मेरा सजेशन ये है कि साथ ही साथ भरिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये सारी चीजें तो हो गई नॉर्मल बातें जो आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि हम जो है कि क्वेश्चन को हल कैसे करें, ठीक? क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए? देखिए, एमसीक्यू को हल करने का जो मेरा अपना आइडिया है, उसको 2 राउंड में हल करना चाहिए। एक होता है फर्स्ट राउंड,
ठीक है। फर्स्ट राउंड में हमें वही क्वेश्चन हल करना चाहिए जिनको हमें एक्यूरेटली हमें आंसर पता है। ठीक, एक्यूरेट का माने एकदम 100% मुझे पता है, या क्लोज टू 100%, या करीब करीब मुझे पता है कि नहीं यही सही है। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में कर लेना चाहिए। जैसे मैंने ये बताया ना, फर्स्ट राउंड में मुझे 1, 3 और 4 का आंसर पता था, मैंने 1 को भी कर लिया, 3 को भी कर लिया और 4 को भी कर लिया। 2 और 4 मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, इनको गोला करके हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि 1 से लेकर के 120 तक हम कितना जल्दी पहुंचे। तो जो 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि 1 घंटा या 1 घंटा 30 मिनट के बीच तक हम फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लें। मतलब जो सवाल जो एक्यूरेटली मुझे आ रहा है, अच्छे से मुझे आ रहा है, वो सारी चीजें अगर हम 1 घंटे या सवा घंटे, 1.5 घंटे में कंप्लीट कर ले, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, आसान क्वेश्चन लास्ट में दिए रहता है, और अगर हम शुरू के क्वेश्चन में उलझे रहते हैं तो वो आसान क्वेश्चन हमसे जो है कि छूट जाता है। ठीक, ये चीज। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में हमने सवाल कर लिया जो मैक्सिमम मुझे आ रहा था, या जो मुझे लगा कि एकदम बिल्कुल ये सही है, वो कर लिया। उसके बाद क्या करना चाहिए, इसको काउंट कर लेना चाहिए कि टोटल कितने क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन हमने बना लिए जिसमें मुझे अपने आंसर पे भरोसा है। और अगर ये आंसर ठीक ठाक है, काउंट करने के बाद लगा कि नहीं है ठीक ठाक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको आगे रिस्क लेना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने 120 में से 80 क्वेश्चन बना दिए, तो मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपको अब बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 10-15 सवाल आप और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फर्स्ट राउंड में पता लगा कि अभी हम 50 या 60 क्वेश्चन बना पाए हैं, तब इसका मतलब कि आपने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है। तो रिस्क का जो फैक्टर होता है वो इसी फर्स्ट राउंड से क्लियर होता है कि फर्स्ट राउंड में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको रिस्क लेना होता है। ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड में ही अच्छे खासे सही सवाल आपने बना लिए, 80 सवाल आपने बना लिए, तो सेकंड राउंड में आप फिर से एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 का, और जिसमें आपको एक्यूरेसी के करीब नजर आ रहा है, ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं ये सही हो सकता है, उसको करते हुए 80 को 90 कर सकते हो, 95 कर सकते हो, 100 कर सकते हो। लेकिन 50-60 है तो आप बहुत अभी नीचे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए फर्स्ट राउंड में करने के बाद काउंटिंग कर लेने से जो है कि चीजें पता लग जाती है। काउंटिंग भी ओएमआर सीट से करनी चाहिए, क्योंकि जो जो गोला किए हैं फटाक से गिन लो उनको। क्वेश्चन पेपर से करोगे तो टाइम लगेगा। उसके बाद क्या करना चाहिए कि सेकेंड राउंड में आना चाहिए। सेकेंड राउंड का मतलब क्या है, सेकेंड राउंड का मतलब जो जो हम घेरे हुए हैं इन पे आना चाहिए हमें, जो जो हमने अभी नहीं किया हुआ है अब हमें उन पे आना चाहिए। और हमें फिर जो है कि यहां से रिस्क लेना शुरू करना चाहिए। रिस्क कैसे लेते हैं या एमसीक्यू कैसे लगाते हैं, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमेशा हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक, अब ये एलिमिनेशन टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूं, सीधा पेपर से ही आपको बताते हैं। जैसे ये 21-22 का हम पेपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हम एक पेपर ले लेते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन नंबर 46 को हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं। ये पेंशन रूल का क्वेश्चन दिया था। जब भी कोई क्वेश्चन एमसीक्यू लगाने का जो टेक्निक होता है वो ये होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए तो आपसे क्या पूछेगा, या तो करेक्ट पूछेगा या इनकरेक्ट पूछेगा। हाँ, सबसे पहले हमें ऑप्शन पढ़ने से पहले ये देखना चाहिए कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछे या इनकरेक्ट पूछे उसको नीचे से ऐसे ही अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। करेक्ट को वो दूसरी भाषा में नॉट इनकरेक्ट भी कई बार लिख देता है, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। या इनकरेक्ट को दूसरी भाषा में वो क्या लिख देता है, नॉट करेक्ट। मतलब एक ही है, बस आपको परेशान करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। अब अगर आपको ये देखना है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने करेक्ट पूछा है, जब करेक्ट पूछा है तो सबसे पहले जब ऑप्शन पढ़ना शुरू करिए तो इनकरेक्ट ढूंढिए। मतलब जो पूछ रहा है उसका उल्टा ढूंढिए। मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन करेक्ट है, तो सबसे पहले वो ढूंढिए कि चारों में से इनकरेक्ट कौन है। ठीक,
अब जैसे ये करेक्ट पूछ रहा है, हम चारों को वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे पहला है कंफर्मेशन विल बी मेड वंस इन द सर्विस ऑफ एन ऑफिशियल विच विल बी इन द एंट्री ग्रेड। मान लीजिए आपको नहीं पता है, चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे है कंफर्मेशन इज लिंक टू द अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट वैकेंसी इन द ग्रेड। मान लीजिए ये भी नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन ऑफिसर हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोबेशन में बी कंसीडर्ड फॉर कंफर्मेशन। मान लीजिए ये भी नहीं पता। द डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉय फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन एंड अदर बेनिफिट शैल बी मेंटेन्ड। ठीक, ये पेंशन रूल में पढ़ाया गया है, पेंशन रूल में चारों बातें पढ़ाई गई है। मान लीजिए आपको चौथा पता है, ठीक, और ये गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, तो हमने क्या बोला, ये करेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट ढूंढिए। आपने देखा कि ये 4 नंबर तो एकदम गलत है, ये हो ही नहीं सकता, तो 4 नंबर जिस जिस में है उनको तुरंत क्रॉस कर दीजिए। देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो केवल एक स्टेटमेंट आपको पता था और जो बच गया वही आपका आंसर होगा। यही होता है एलिमिनेशन टेक्निक। आप कम नॉलेज में भी सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। आपको यहाँ तीनों स्टेटमेंट भले ना पता हो, केवल चौथे स्टेटमेंट की मदद से आप सही आंसर तक पहुंच गए। इसका तरीका बस वही है, करेक्ट पूछ रहा है तो चारों में से देखो पहले कि इनकरेक्ट कौन है। ठीक, इनकरेक्ट पूछता तो सबसे पहले ढूंढते कि चारों में से करेक्ट कौन है, और जो मिले उसको फिर क्या करो, एलिमिनेट कर। ठीक है, ये चीज। जैसे मान लीजिए 3 नंबर अगर होता और 3 इनकरेक्ट होता, ठीक है, तो आप क्या करते, जिस जिसमें 3 है, जैसे यहां है, यहां है, यहां, इन सबको एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली जो है कि बी हो जाता। ठीक, यही तरीका अपनाया जाता है। तो यहां पे तो आपने देखा कि चौथे पॉइंट की वजह से ये 3 के तीनों एलिमिनेट हो गए और आपको तुरंत आंसर मिल गया। एक सिचुएशन ये हो सकती है, मतलब 120 में से करीब 30-35 सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े आराम से इस तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। अगली सिचुएशन की जब बात करें हम, ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमिनेट हो और 2 ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, करेक्ट पूछा था, 2 स्टेटमेंट आपने देखा कि चलो इसमें से 2, मान लीजिए 2 नंबर स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, 2 के आधार पे आपने क्या किया, एलिमिनेट किया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। इन दोनों में 2 नहीं है तो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। अब आपके पास बच गए ए और बी। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। ठीक, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए। ऐसे क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे 1 और 1 कॉमन है, इसका मतलब 1 तो करेक्ट है ही। अब आपको सारा जोर स्टेटमेंट 3 और 4 पे लगा देना चाहिए और कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, जितना हो सके रिकॉल करिए और रिकॉल करके एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। बार बार पढ़िए, 3 को 4 को बार बार पढ़िए, चीजों को कनेक्ट करिए, याद करने की कोशिश करिए और सही आंसर तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो हमेशा जब केवल 2 ऑप्शन आपके पास हैं और दोनों में से ही आपको चूज करना है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक तो वो क्वेश्चन करना चाहिए जो मुझे पूरी तरह आ रहा है, दूसरा जिसमें हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 बच गए हैं, इन्हें भी करना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही एलिमिनेट हो पाया, 3 बच गए। ठीक है, वहां पे फिर देखिएगा, कोशिश करिएगा, रिस्क बहुत बड़ा होता है, गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो वो सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फर्स्ट राउंड का स्कोर कितना है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पहले ढूंढो, जो इनकरेक्ट मिल गया ऑप्शन में जहां जहां है उसको क्रॉस कर दो, मतलब वो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। जो बच गया, अगर एक ऑप्शन बचा वही आंसर होगा, 2 बचे तो उन दोनों में से देखो कि कौन आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज है। इसी तरह एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरीके से आप पेपर 1 और 2 को दोनों को हल कर लोगे। ठीक, अब कई लोग यही पूछते हैं कि सर हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। वो इसी बात से डिपेंड करेगा, जो फर्स्ट राउंड है इस बात से डिपेंड करेगा, और दूसरा पेपर के नेचर से डिपेंड करता है कि पेपर का नेचर कैसा है। कई बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं और कई बार पेपर सिंपल आ जाते हैं।
ठीक है? जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। केवल वही क्वेश्चन हमें करने चाहिए जिनका हमें एक्यूरेटली आंसर पता है या जिनमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बचे। पेपर सिंपल अगर आ गया है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेकर के क्वेश्चन को नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ जो है कि डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन जो है कि टफ आया है या सिंपल आया हुआ है। ठीक है? ये चीज़ है। पेपर 1 कंप्लीट हो गया अगर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद बाहर आइए, एक भी क्वेश्चन का आंसर मत चेक करिए। बहुत लोगों की गलत आदत होती है, वो क्वेश्चन का आंसर फटाफट चेक करने लगते हैं। ये एकदम गलत तरीका है। चुपचाप से उस पेपर को उठा के रखिए। कोई पूछे भी इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या किया, उसका क्या किया, कुछ भी नहीं करना। बाहर निकल के लंच करिए, आराम से बैठे रहिए और जो है कि अगले पेपर के जो है कि जाके तैयारी कीजिए, मतलब अगले पेपर के लिए आराम से वेट करिए, टाइम हो एंट्री करिए, जैसे जो स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर में अपनाई थी वही सेकंड पेपर में अपनाइए। दोनों पेपर जब कंप्लीट हो गया, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर लेकर के आराम से घर जाइए। एक भी क्वेश्चन मिलाने की कोशिश मत करिएगा, ना तो किसी फ्रेंड से ना तो खुद से, बस चुपचाप से दोनों पेपर ले जाकर के रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे जो आपका पेपर 3 है, पेपर 3 इसके बारे में फिर जो है कि आप जब शाम को घर पहुंचिए शनिवार को पेपर दे करके, फिर जो बचा कुचा टाइम है उस वो पेपर 3 पे आप जोर लगा दीजिए, सारा फॉर्मेटिंग याद कर लीजिए, जो नहीं याद है कुछ प्रैक्टिस करना हो वो सारी चीजें कर लीजिए। ठीक है? ये चीज पेपर 1 और 2 देने के बाद मिलाइएगा मत, वरना फिर स्ट्रेस पैदा होगा, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ माइन्यूट सी मिस्टेक किया ही होता है, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो। और अगर ऐसे सवाल गलत होते हैं तो माइंड बहुत स्ट्रेस में चला जाता है और वो आगे का भी पेपर आपका खराब कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर 1 अगर आपका कंप्लीट हो गया तो पेपर 1 को भूल जाइए वहीं पे। 1 का स्ट्रेस 2 पे ना आए, 2 का स्ट्रेस 3 पे ना आए। हर एक पेपर अलग है, आपका रिजल्ट 1, 2, 3 तीनों मिला करके जो है कि बनना है। कई बार क्या होता है, पेपर 1 बहुत खराब आ जाता है और बाहर निकलते ही लोग बहुत परेशान हालात में निकलते हैं। ठीक है? तो अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे तो 1 तो खराब हुआ ही हुआ, आप 2 भी खराब कर लोगे। और 1, 2 खराब हुआ, पता लगा वो भी स्ट्रेस आपको ऊपर हावी रहा तो पेपर 3 भी खराब कर लोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर 1 दे के आए, अच्छा बना बुरा बना चुपचाप से फेंको पेपर को किनारे, 2 पे आओ। हो सकता है 1 अच्छा ना बना और 2 बहुत अच्छा बन गया हो, बन जाए आपका। 2 देने के बाद 1 और 2 को उठा के रख दो, पेपर 3 पे फोकस करो। जब सारा पेपर कर लो उसके बाद आपको मिलाना है, तब तक मैं भी क्या करूंगा कि आपको आंसर कीज दे दूंगा, आप उससे मिलाना होगा तो मिला लीजिएगा। ठीक है? ये चीज अगले दिन पेपर 3 की जो तैयारी है वो आपको नॉर्मली, जो मैंने पेन का जिक्र किया कि इसमें आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन यूज कर सकते हो, जेल भी यूज कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन भी यूज कर सकते हो। आपको जैसे जो भी सुटेबल होगा आप वही यूज करिएगा। एक चीज जो ध्यान रखिएगा, वेदर, बहुत कूल वेदर चल रहा है अभी और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पेपर 3 पे पड़ने वाला है, क्योंकि 1 और 2 तो क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आपको बस गोला ही भरना होता है। पेपर 3 में आपको बहुत लिखना है और बहुत ही स्पीड में लिखना है। ठीक है? तो कोशिश यही करना है कि ये जो ठंड का असर है ये आपकी उंगलियों पे हाथों पे बहुत कम से कम पड़े। उसके लिए जैसा कि मैंने बताया, पॉकेट में ज्यादा से ज्यादा हाथ को रखिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करिएगा, या रूम जो है वो बहुत ठंडा ना होने पाए, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, वरना पेन अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे तो आप इस स्पीड में चीजों को लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है? ये चीज है। पेपर 3 में शुरू से ही स्पीड अच्छा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्पीड तो 1 और 2 में भी मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन 1 और 2 नॉर्मली मैनेज हो जाता है, क्योंकि सवाल इतने हैं कि 2 घंटे आपके लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन पेपर 3 जो होता है वो 3 घंटे के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बहुत लंबा पेपर होता है। तो शुरू से ही स्पीड का जो है कि ध्यान रखना चाहिए, मतलब जितना भी टाइम हम बचा सके वो हमें बचाना चाहिए। ठीक है? ये चीज तो एक स्पीड का ध्यान रखना चाहिए पेपर 3 में, दूसरा वर्ड लिमिट का भी। जो वर्ड लिमिट अगर हमसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, वो वर्ड लिमिट हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कुछ उससे 2 4 10 शब्द कम लिखें वही ज्यादा अच्छा है, और जो है कि उससे ज्यादा ना लिखे, वरना वो आने वाले अगले क्वेश्चन पे के टाइम को अफेक्ट करेगा। ठीक है? ये चीज
पेपर कंप्लीट जरूर करिए। अगर आप अच्छा जो है कि स्पीड मेंटेन करोगे तो आपका पेपर छूटेगा नहीं, और पेपर अगर आपका छूटेगा नहीं तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं 80-90 नंबर आपको वैसे मिल जाएंगे, चाहे आपने कंटेंट कुछ भी लिखा हो। पेपर छूटना नहीं चाहिए, और पेपर में आपकी फॉर्मेटिंग में गलती ना हो। फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। तो एक तो फॉर्मेटिंग में कोई मिस्टेक ना हो, दूसरा पेपर कंप्लीट अगर आपका हो, ठीक है, तो आप एक रिस्पेक्टेबल नंबर जो है कि वो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा लिखे होंगे तो 100 प्लस भी मिल जाएंगे, उसके लेकर के कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज। अब जो पेपर 3 होता है वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है। पेपर 3 जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर ये है, देखिए पेपर 3, ठीक है, ये पिछले साल का पेपर है 2023 का। ठीक, ये रहेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा, 3 घंटे का टाइम है, 200 मार्क्स, ये सब जो पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा। ये जो पेपर 3 होता है ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रिंट होगा, इसी के आगे यहीं पे आपको स्पेस दिया रहेगा, आपको यहीं पे आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, ये आंसर लिखने के बाद आपको क्या होगा, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन प्रिंट है, इसी के आगे स्पेस दिया रहता है, वहीं पे आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, क्वेश्चन वो अंदर ही प्रिंट रहेगा बुकलेट में ही, वहीं पे आपको आंसर लिखना है, फिर उसी के आगे अगला क्वेश्चन प्रिंट रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करके दिया रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, इसके लास्ट में आपके लिए, मतलब जो कैंडिडेट के लिए एक क्वेश्चन पेपर सेपरेटली, जो ये प्रिंट है जो हम लोग देख रहे हैं, ये पीछे चिपकाया रहता है, अटैच रहता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब आपको ये 5 मिनट पहले आपको ये मिल जाएगा, 5 मिनट पहले जब मिले तो सबसे पहले पीछे, जो कितने लोगों को पता ही नहीं चलता कि पीछे पेपर चिपकाया भी गया है, वो उसको डिटैच नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जब वो आपको मिले तो पीछे वो जो है कि हल्का सा चिपकाया रहता है, उस पेपर को डिटैच कर लीजिए, जो आपकी कॉपी होती है। उसमें जाकर के सिंपल सी बात आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे करने हैं। 1 और 2 में एक एक क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी था। प्रश्न संख्या 3 में 3 भाग है जिसमें 2 करना था, 4 के 6 भाग है जिसमें से 4 करना था। ठीक, पेपर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 के में जो 3 पार्ट है उसमें से 2 करने हैं, तो ये 2 कौन से करने हैं ये पहले ही चूज कर लेना चाहिए आपको। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के जो 6 सेगमेंट है उसमें से 4 करने हैं, तो ये 4 कौन है ये भी आपको पहले ही चूज कर लेने चाहिए। पहले मतलब पेपर स्टार्ट करने से पहले, जो 5 मिनट पहले आपको मिल गया है। ठीक, पहले क्यों चूज कर लेना चाहिए, वो इसलिए चूज करना चाहिए कि जैसे जैसे आप पेपर करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, टाइम कम होता जाएगा, आपको स्ट्रेस बढ़ता जाएगा चीजों को तेजी से करने के चक्कर में। पहले से चूज किए रहोगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि आपको पता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, वरना बाद में आप गलत चूज कर लोगे। ठीक, ये चीजें। अब ये जो 3 में से 2 करना है, 6 में से 4 करना है, ये चूज कैसे करें, ये इसके लिए क्या करें कि जब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, मान लीजिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपलसरी था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखिए 3 सेगमेंट है जिसमें 2 करना है। ठीक, इसमें क्या करना है, जब आप 5 मिनट का जो टाइम है उसमें ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, केवल ये पढ़ना है कि ये बनाने को क्या कह रहा है। ठीक, यहां देखिए ओएम बनाने को कह रहा है, ऑफिस मेमोरेंडम, केवल ये देखिए कि ये क्या बनाने को कह रहा है। तो ए में ओएम बनाने को कह रहा है, बी में देखिए ये क्या कह रहा है, आईडी नोट बनाने को कह रहा है, और सी में क्या कह रहा है, ये नोट बनाने को कह रहा है। ठीक, ये आपको केवल इतना ही देखना है कि क्या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या नोटिंग बनाने को कह रहा है, और इन तीनों में से आपको कौन सी चीज आपको सबसे अच्छे से आती है। ठीक, वो उसी के अकॉर्डिंगली उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। आप कंटेंट मत पढ़िए, कंटेंट उस समय पढ़िएगा जब इस क्वेश्चन को बनाने करिए। आप केवल इतना पढ़िए कि क्या बनाने को कह रहा है। ठीक, उसी तरह
क्वेश्चन नंबर 4 में 6 में से 4 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यह लेटर बनाने को बोल रहा है। पूरा मत पढ़िए, बस देखिए क्या कह रहा है। अगले में यहाँ क्या बोल रहा है? लेटर बनाने को बोल रहा है। फिर देखिए अगले में क्या बोल रहा है? डीओ लेटर बनाने को कह रहा है। फिर अगले सेगमेंट में आप देखिए क्या बोल रहा है? डीओ लेटर बनाने को कह रहा है। फिर देखिए अगले में क्या कह रहा है? लेटर बनाने को कह रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से बस देखिए और इन्हीं 6 में से जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से आता है उनको चूज कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यही चीज करना है। बस इतना करके पर जब पेपर जब शुरू हो सबसे पहले प्रेसिज को हल करना चाहिए। वजह यह है कि सबसे ज्यादा टाइम लेता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है और पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 30 से 40 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे इस पे। अगर 30 से 40 मिनट में आपने प्रेसिज बना लिया है तो आपके टाइम को मैनेज कर देगा और आपका पूरा पेपर हो जाएगा। आपको जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 3 की आप एक रणनीति बना सकते हो और वो जितना फास्ट हो सके। बहुत अच्छी राइटिंग के चक्कर में मत पड़िए, राइटिंग किसी का नहीं बन पाता है। पेपर कंप्लीट करना पहली प्रायोरिटी, फॉर्मेटिंग सही रहे, ये कंटेंट अच्छा से अच्छा लिख सके, ये करके आप पेपर कंप्लीट करके आराम से जो है कि रिलैक्स करें। ठीक है, तो ये पूरा था एक स्ट्रेटजी, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको। ओके, बाय।